अगर हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनौतियों की बात करें, तो क्या आपको ये लगता है कि यहाँ की स्थिति कर्नाटक से थोड़ी ज़्यादा भिन्न है? हालाँकि काफ़ी समानताएँ भी हैं, कर्नाटक में भी सरकार गिराई गई थी, मध्य प्रदेश में भी गिराई गई थी। लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश में जनसंघ के ज़माने से काफ़ी गहरी पैठ रही है आरएसएस की भी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को रणनीतिक रूप से ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है? ज़्यादा दूसरे शब्दों में तो प्रो हिंदू दिखने की ज़रूरत है? नहीं, कांग्रेस को प्रो हिंदू दिखने की क्यों आवश्यकता होनी चाहिए? कांग्रेस तो पहले से ही प्रो हिंदू है। मैं तो ये मानता हूं, और ये बहुत मशहूर समाज वैज्ञानिक भीखू पारेख ने दिखाया है कि कांग्रेस की पहली सरकार 1952 में बनी हुई सरकार थी। उस सरकार की भी आत्म छवि ये थी कि वो हिंदुओं की सरकार है। वो सरकार खुद नहीं मानती थी कि वो देश के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है। उस वक्त देश के मुसलमान अपने आप को काफी पाकिस्तान बन जाने की वजह से कोने में खड़ा हुआ पाते थे, और उनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनका सारा नेतृत्व पाकिस्तान चला गया था। तो नेहरू के ऊपर लिखे हुए अपने एक मशहूर लेख में प्रोफेसर भीखू पारेख ने हम लोगों को बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार की भी, भारत की पहली सरकार की आत्म छवि भी ये थी कि वो दरअसल हिंदुओं हिंदुओं के बीच में लोकप्रिय है और हिंदू उसकी बात मान मान रहे हैं। मुसलमानों के अंदर उसको कानूनन हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण के वे प्रयास नहीं करना चाहिए जो प्रयास वो कानूनी हस्तक्षेप के जरिए हिंदू समाज के आधुनिकीकरण के लिए कर रहे हैं। मैंने नई परख के मंच पे पहले भी इस बात को कहा है कि कांग्रेस की राजनीति में एक मजबूत हिंदू तत्व, एक मजबूत हिंदू पहलू हमेशा से रहा है। कांग्रेस बहुत लंबे अरसे तक इस देश में चुनाव जीतती रही, और 60 साल से ज्यादा उसने इस देश के ऊपर शासन किया। उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह था कि हिंदू समाज के बड़े बड़े तबके कांग्रेस को अपना नेता मानते थे, और ऐसी कोई भी पार्टी इस देश के ऊपर शासन नहीं कर सकती जो हिंदू समाज के बड़े तबके जिसको अपना नेता ना मानते हो। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। इसीलिए मुझे नहीं लगता, अगर कोई पार्टी विशेष रूप से हिंदू समर्थक या हिंदुओं की तरफदार होने का दावा करेगी, तो वो सांप्रदायिक पार्टी हो जाएगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती है, और उस प्रक्रिया में वो अल्पसंख्यक विरोधी हो जाती है। हिंदू समर्थक होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हो। इस देश में बहुत सी पार्टियां हैं जिनको हिंदुओं के भी पर्याप्त वोट मिलते हैं और अल्पसंख्यकों के भी पर्याप्त वोट मिलते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे केवल हिंदुओं के वोट मिलते हैं, और अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक पूरी कोशिश करते हैं कि वो भाजपा से दूर रहे। भाजपा भी पूरी कोशिश करती है कि वो अल्पसंख्यकों से दूर रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नया रुझान आया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और वो एक पसमानदाओं के साथ में एक स्नेही संबंध बनाने की उन्होंने एक मुहिम चलाई है, और इस मुहिम के ऊपर वो अमल भी कर रहे हैं। यहाँ असली प्रश्न क्या है? असली प्रश्न ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपनी पार्टी की तरफ से राजनीतिक नुमाइंदगी देने के लिए तैयार है? अगर भाजपा मुसलमानों को राजनीतिक नुमाइंदगी देगी, भले ही पसमंदाओं को दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे पसमंदा मुसलमानों को विभिन्न चुनावों में टिकट देना होगा। अगर वो पसमंदा मुसलमानों को टिकट देना चाहती है तो वो मुसलमानों को राजनीतिक नुमाइंदगी देगी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वो छवि बदलनी शुरू होगी जो उसकी अल्पसंख्यक उसे अल्पसंख्यक विरोधी ठहराती है। तो ये मसला यहाँ पर है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को प्रो हिंदू दिखने की जरूरत है। अब कमलनाथ की क्या नीति वहां पर रही? जैसे मान लीजिए कमलनाथ मंदिरों में पूजा करते हैं या इधर उधर जाते हैं। इंदिरा गांधी भी शंकराचार्यों के पास जाया करती थी, उनको बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से ले जाया जाता था। मंदिरों में पूजा वगैरह भी करती थी इंदिरा गांधी। राहुल गांधी भी ये इस तरह के बहुत से काम कर रहे हैं, और देश के बहुत सारे नेता मंदिरों में पूजा करते हैं। हालांकि द्रमुक, जो कि अपने आप को धर्म विरोधी राजनीति की पैरोकार बताती है, और सनातन धर्म को वो लोग तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, मैं एक तरह से कहूंगा। उनके परिवार के लोग भी, यानी उदयनिधि स्टालिन की बहन भी मंदिरों में पूजा करती हैं, पुजारियों से मिलती हैं। वो सारा का सारा काम चलता चलता रहता है। हम लोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो विमर्श बना रखा है कि हिंदुओं की समर्थक केवल वही है, बाकी सारी पार्टियां या तो चुनावी हिंदू हैं, या मौका परस्त किस्म की हिंदू है, या हिंदू विरोधी है। हिंदुओं की स्वाभाविक प्रतिनिधि केवल भारतीय जनता पार्टी है। ये विमर्श जो पिछले दिनों स्थापित हुआ है, इस प्रक्रिया में कुछ पार्टियों को और कुछ नेताओं को कुछ जोशो खरोश के साथ अपने आप को हिंदू कहना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं वो मुसलमान विरोधी हैं।
अगर हम कर्नाटक से तुलना करें मध्य प्रदेश की, तो क्या हम एक ही तरह का नैरेटिव पा सकते हैं, या कुछ अलग स्थिति है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिहाज से? देखिए, कर्नाटक की जो डेमोग्राफी है, वहां का जो जनसंख्या मूलक विन्यास है, वो मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश बिल्कुल अलग है। कर्नाटक में क्या था, कर्नाटक में जो लिंगायत समाज है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आधार लिंगायत समाज में था। वो लिंगायत समाज के आधार पर खड़े होकर बाकी समाजों के वोट खींचने की कोशिश करती थी, ओबीसी समाजों के वोट खींचने की कोशिश करती थी, कर्नाटक के का जो ब्राह्मण समाज है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती थी, और ऊंची जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती थी। लोकसभा चुनाव में वो किलेगांव के वोट भी भारतीय जनता पार्टी ले लेती थी, और वहां पे कर्नाटक में दरअसल उसका काम नया था, है? लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनसंघ के जमाने से सक्रिय है, उसका एक बड़ा जनाधार रहा है, और उसके साथ काफी वोटरों का एक कोर, भारतीय जनता पार्टी का एक कोर स्थायी वोटर है मध्य प्रदेश में। भाजपा चुनाव हारे या न हारे, वो वोट उसे अवश्य मिलता है। देखिए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, तो कोई ऐसी वो पराजय नहीं थी, ऐसी छत्तीसगढ़ में उसकी पराजय हुई थी। वो पराजय जरूर हुई थी, सरकार नहीं बना पाई, ये सही बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसी पराजय नहीं थी। ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हो गई हो। और अभी भी मध्य प्रदेश में जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, उनके जो नतीजे हैं और जो रेटिंग आ रही है, उसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पीछे है, लेकिन वो कांग्रेस से बहुत पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और उसके बीच में कोई 10% का फासला हो। कुछ कुछ इलाकों में है, जैसे चंबल ग्वालियर संभाग है, वहां पर सी वोटर का सर्वे कहता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से 9% आगे है, लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है। 2 क्षेत्रों में तो उन्होंने भाजपा को भी आगे दिखाया है, और एक क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस में बराबर की टक्कर दिखाई है। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उससे वो एक कदम आगे है। और उसके आगे होने में भारतीय जनता पार्टी की उस नीति की भी भूमिका है, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से हाशिए पर डाल दिया गया है, और केवल केंद्र द्वारा संचालित एक चुनावी मुहिम वहां पर चलाई जा रही है। इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ लाभ हुआ है, और भाजपा के अंदर भ्रम फैला है, दिशाहीनता है भाजपा की मुहिम में, और उसमें खास तौर से शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों की समझ में नहीं आ रहा है कि वो समस्या का सामना किस तरह करें। फिर एक राष्ट्रीय महासचिव को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतार दिया है वहां पर। तो उसकी वजह से भी वहां पर मध्य प्रदेश में काफी भ्रम फैला है भाजपा की कतारों में। जो लोग लड़ भी रहे हैं चुनाव, वो काफी अनमनेपन से चुनाव लड़ रहे हैं। मना तो कोई कर नहीं सकता, तो अनमनेपन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की स्थिति का कैसे सामना करती है, और जो मोदी फैक्टर है, वो मोदी फैक्टर किस तरीके से वहां पर काम करता है, वो भाजपा के पक्ष में चुनाव को कितना झुका पाता है या झुका पाने में विफल रहता है, ये सब चीजें इन चुनावों से साबित होंगी। एक चीज़ जो मेरे मन में आ रही है कि आजकल ये खबरें काफ़ी आ रही हैं कि कुछ बड़े नेता नाराज़ हुए हैं दोनों ही पार्टियों से। तो क्या और उसमें एक परिघटना सामने आती है, वो चुप होकर घर बैठ जाते हैं। तो क्या लोकतंत्र के लिए ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि अगर वो नाराज़ हैं तो खुलकर अपनी पार्टी से अलग हों और अलग से चुनाव लड़ें? असल में भारत में ही नहीं, दुनिया के हर लोकतंत्र में आप देखिए कि पार्टियों की कार्यकर्ताओं पर अपने समर्थन आधार के ऊपर बहुत बहुत मजबूत पकड़ होती है। बहुत सारे यूरोप के और वह पश्चिम के देश तो हैं, वहां नई पार्टी बनना तक मुश्किल है। यहाँ तक कि पूरा देश जो है वो 2 पार्टियों में या 3 पार्टियों में बटा हुआ है, और वो अभी से नहीं चल रहा है। वो मतलब 50, 60, 70, 100 साल से वही स्थिति है, और भविष्य में भी नहीं लगता कि कोई वहां नई पार्टी पैदा नहीं हो पाती है। भारत में कम से कम ये है कि भारत इतना ज्यादा बहुदलीय है कि नई पार्टियां तमाम पैदा होती रहती हैं, लेकिन फिर भी बड़ी पार्टियों की जकड़ बहुत जबरदस्त है। अब आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखें, भाजपा से बगावत करके कोई भी नेता कभी नहीं पनपा है। कांग्रेस से बगावत करके तो नेता पनपे हैं, जैसे ममता बनर्जी क्या है, कांग्रेस से बगावत किए हुए हैं। शरद पवार क्या है, कांग्रेस से बगावत किए हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी क्या है, कांग्रेस से बगावत किए हुए हैं। तो इस तरह के कांग्रेस से बगावत किए हुए नेता तो आपको बहुत सारे पनपे हुए मिलेंगे।
लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके पनपा हुआ कोई भी नेता नहीं मिलेगा। इसलिए भाजपा के आला कमान से जो नेता नाराज होता है, सोचता है उसकी उपेक्षा की जा रही है, वो चुपचाप घर में बैठ जाता है, उदास रहता है और अपने मौके का इंतजार करता है कि जब आला कमान की कृपा दृष्टि उस पर पड़ेगी या जब वो दिल्ली जाएगा और उन लोगों की जी हुजूरी करके या उनकी ठकुर सुहाती करके अपना दावा पेश करेगा कि भाई हम भी खड़े हुए हैं कतार में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक कहावत है कि भारतीय जनता पार्टी में एक विशालकाय फ्रीजर है, वो जिस नेता को चाहती है वो उस फ्रीजर में डाल देती है और वो बरसों तक, मुद्दतों तक उसमें ठंडा पड़ा रहता है, जाम पड़ा रहता है, उसका टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है। पर जब उसको जरूरत पड़ती है तो फ्रीजर से निकालकर उसको डिफ्रॉस्ट करती है और फिर उसका इस्तेमाल करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है। एक थोड़े अलग तरह के मुद्दे पर मैं आपकी राय चाहता हूँ कि आज ये काफ़ी चर्चा रही कि महुआ मोइत्रा पैसे लेकर प्रश्न पूछती हैं, और ये चर्चा इस बात से निकली कि जो एक सांसद हैं गोड्डा झारखंड के निशिकांत दुबे, उन्होंने यह आरोप लगाया। और एक उसमें एक नैरेटिव यह भी आ रहा है कि जिसने मोदी अडानी जी के खिलाफ या अडानी और मोदी के संबंधों के बारे में कुछ बोला, उन पर एक-एक करके निशाना साधा जा रहा है। पहले राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, फिर संजय सिंह को जेल में डाला गया और अब निशाना महुआ मोइत्रा पर है कि इनकी सदस्यता भी खत्म हो जाए। और कुछ दिन, 1 या 2 दिन पहले उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज भी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी कर दी थी। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही अडानी मोह से ग्रस्त है कि कोई भी अडानी की आलोचना करे उसे अपनी आलोचना के रूप में लेती है? देखिए, जो महुआ मोइत्रा ने इसका जवाब दिया है उसमें एक ये बात भी है कि वो फर्जी डिग्री वालों की कतार में भी उन सांसद महोदय को रखती है, तो वो भी एक मामला है इससे जुड़ा हुआ। लेकिन खैर इसको छोड़िए, अडानी वाला मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अडानी वाले मुद्दे पर जब से ये सवाल उठा है, जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर जमीन पे भरभरा के गिर पड़े थे, उस वक्त से आप देखिए कि जब भी अडानी का सवाल आता है भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से खड़े होकर उनका समर्थन करती है और अडानी के सवाल उठाने को ही वो आपत्तिजनक मानती है। तो अडानी और भारतीय जनता पार्टी का जो आपसी प्रेम है या नरेंद्र मोदी और अडानी का जो आपसी प्रेम है वो तो अपने आप में पूरी तरीके से स्पष्ट है। इसकी कोई नई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक क्रोनी कैपिटलिज्म का एक अनूठा उदाहरण है। देखिए, कैपिटलिज्म में हमेशा कुछ ना कुछ क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, लेकिन ये उसका एक अनूठा उदाहरण है जिसमें सारी सीमाओं को लांघ दिया गया है। एक आखिरी प्रश्न आज की बातचीत के लिए कि आज एक खबर आई कि जो रक्षा मंत्रालय है उसने एक नई तरह की नीति बनाई है कि यानी एक नए तरह का कार्यक्रम पेश किया है जिसमें सेना के लोगों से कहा गया है कि वो एक सेल्फी पॉइंट बनाए जहां पर सरकार की अच्छी योजनाओं का प्रचार हो, वहां पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनकी तस्वीर भी हो। तो क्या यह कार्यक्रम एक तरीके से भाजपा की थोड़ी बेचैनी को दिखाता है कि किसी भी तरह से 24 में हर तरह से हम अपनी छवि को अच्छे तरह से पेश करें? और कई जो सेना के पूर्व अध्यक्ष हैं उन लोगों ने इसे गलत भी बोला है। तो क्या आपको ये लगता है कि भाजपा की थोड़ी देखिए, ज्यादा अगर बेचैनी? अगर अगर सेना सरकार की नीतियों का प्रचार करने लगेगी, वो अच्छी नीतियां हों या कम अच्छी नीतियां हों, ये तो एक बहस का विषय हो सकता है। हो सकता है कुछ नीतियां बहुत अच्छी हों और उन्हें प्रचार की आवश्यकता भी हो, मैं ये मानता हूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सेना उस नीतियों के प्रचार का सही माध्यम है? भारत की सेना गैर राजनीतिक सेना है। वो पाकिस्तान की सेना की तरह नहीं है, वो चीन की सेना की तरह नहीं है, या उन देशों की सेना की तरह नहीं है जहां सेना राजनीति में भाग लेती है और राजनीति के ऊपर उनका दबदबा रहता है। भारत की सेना पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल सेना है, वो सिविलियन कंट्रोल में है, वो नागरिकों के नियंत्रण में सेना है। अगर उसको इस तरह के राजनीतिक प्रचार से जोड़ा जाएगा, भले ही उसके पीछे कितना भी नेक दिल की कितनी भी नेक इच्छा क्यों ना हो, भले ही कोई बहुत, अगर सेना की तरफ से अग्निवीर योजना का प्रचार किया जा रहा है तो मैं समझ सकता हूं उसका। अगर सेना की तरफ से डिफेंस प्रतिरक्षा मामलों में हथियार बनाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है या उसके बारे में जो भी आर्थिक बंदोबस्त बनाया गया है, इसका बजट में पिछली बार घोषणा हुई थी, अगर उसकी बात की जा रही है तो फिर मैं समझता हूं ये ठीक है। अभी अखबार में खबर आई थी कि रफाल कंपनी भारत में ही अपने विमानों को बनाना चाहती है। अगर सेना के जरिए इस चीज का प्रचार किया जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर किसी चीज का प्रचार किया जा रहा है,
अगर सेना अपने मामलों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने बारे में जनता को जानकारी देने के लिए कोई सेल्फी पॉइंट बनाना चाहती है, तो सेना के पास भी तो अपना प्रचार तंत्र होता है, सेना के पास भी अपना मीडिया विभाग होता है जो काफी मजबूत होता है, जो उसके प्रवक्ता होते हैं, लोगों के सामने बात रखते हैं। तो अब सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हो सकती हैं जो विशुद्ध रूप से सेना से संबंधित हो, प्रतिरक्षा से संबंधित हो। अगर उन नीतियों के बारे में सेना कुछ कहती है तो ठीक बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर और किसी राजनीति में सेना भाग लेती है तो इससे सेना का जो गैर राजनीतिक चरित्र है वो गड़बड़ाएगा, और सेना के अंदर राजनीति में भाग लेने की और राजनीति को अपनी तरफ झुकाने की महत्वाकांक्षा पैदा होगी, जो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर प्रोफेसर रवि कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए अभी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।